अब आप शर्माइएगा मत कि सर क्या ही पूछ रहे हैं। लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्ज और स्केलर क्वांटिटी होती है ना। यस सर। और ये क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज समझते हैं क्या? क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज का क्या मतलब होता है कि चार्जेस को हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10। यानी आप जब भी चार्ज देंगे इलेक्ट्रॉन को लेके इलेक्ट्रॉन को देके देंगे। इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस आ जाएगा ऑब्जेक्ट पे, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो प्लस आ जाएगा। और इसी चीज को हम बोलते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। और ये एन क्या होता है, होल नंबर। ये समझ रहे आप, बहुत सिंपल। जो एन होल नंबर मतलब हमेशा चार्ज, प्लस मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। गुड इवनिंग। ओके, तो अब ये एक तो क्वांटाइजेशन हो गया कि चार्ज हमेशा मल्टीपल्स में होगा, स्टेप्स में होगा, कभी भी कंटिन्यू। अच्छा, चार्ज की कोई, क्या चार्ज की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, या चार्ज की कुछ सेट ऑफ वैल्यूज पॉसिबल होती है? क्या हम चार्ज की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, या कुछ पार्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज ही पॉसिबल होंगी चार्ज के लिए? कोई भी सर, कोई भी नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं पॉसिबल हो सकती ना, क्योंकि चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके चार्ज देते हैं ना। अगर रब किया किसी भी मेथड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वो चार्ज देता है। अब या तो आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, या तीन करेंगे, या 3 × पावर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन किया तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज देगा। कूलम उसकी यूनिट चार्ज की। दो किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज देगा। और 3 किया तो 4.8। अच्छा, ये बताइए क्या इसके बीच में कोई चार्ज पॉसिबल हो सकता है क्या, 1 और 2 के बीच में? नहीं ना। नो सर। तो इसका मतलब, और फिर 1.6 के बाद सीधा 4.2 आएगा, यानी कि स्टेप्स में ट्रांसफर होगा। हर वैल्यू चार्ज की पॉसिबल नहीं है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि चार्ज होते हैं स्टेप में ट्रांसफर होते हैं, हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। ठीक, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या हुआ, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू ये हमारे पास है। अच्छा, अगला क्या होता है, कंजर्व। चार्ज जो है कंजर्व होता है ना। कंजर्व से मतलब समझते होंगे कि चार्ज हमेशा कंजर्व है, यानी कि टोटल चार्ज हमेशा सेम रहेगा। ना ही प्रोड्यूस कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक है, अगर 10 कूलम चार्ज है तो हमेशा 10 कूलम ही रहेगा। अब यहां से चार्ज एक और क्वेश्चन यहां बनता है कि चार्ज तो कंजर्व होता है, जैसे एनर्जी कंजर्व होती है, मास कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। अच्छा, ये बता सकते हैं मोमेंटम कंजर्व होने की क्या कंडीशन है? मैकेनिक्स में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन वगैरह जब किया होगा। जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब होता है? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, आपके चैट बॉक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बोल ही के बात करें। यू कैन पार्टिसिपेट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। तो न्यूटन सेकंड लॉ से जब नेट फोर्स 0 होता है तो वहां पे मोमेंटम कंजर्व होता है ना, नेट फोर्स 0 होने पे। तो चार्ज जो है वो कंजर्व भी होता है। ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम आपसे पूछें कि चार्ज तो कंजर्व है, क्या चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व होते हैं क्या? चार्ज पार्टिकल्स मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कंजर्व होते हैं। चार्ज कंजर्व मतलब अगर आपके पास पहले 10 कूलम का चार्ज है तो बाद में भी 10 कूलम का ही चार्ज होगा, ऐड और रिमूव करने के बाद। क्या चार्ज पार्टिकल्स भी कंजर्व होंगे? नो सर। नो सर। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं चार्ज पार्टिकल्स पहले कम है तो बाद में ज्यादा हो सकते हैं, या कम भी हो सकते हैं। यानी चार्ज तो कंजर्व है, ठीक है, लेकिन चार्ज पार्टिकल आप कह रहे हैं कि कंजर्व नहीं होगा। कोई एग्जांपल दे सकते हैं जहां पे चार्ज कंजर्व हो लेकिन चार्ज पार्टिकल कंजर्व ना हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, जैसे सर जैसे 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, तो हमने हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो 9 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 11 प्रोटॉन होंगे। नहीं, लेकिन टोटल तो 10 ही होगा ना। जो बाहर गया वो कहीं खो थोड़ी गया, वो तो आप उस सिस्टम के अंदर ही है ना, वो गायब थोड़ी हो गया है। मैं कह रहा हूँ अगर आपने 10 है उसमें से एक निकाल लिया तो है तो उसी दुनिया में ही ना, इसी यूनिवर्स में ही तो, कहीं गया तो नहीं है ना, खो तो नहीं गया। भाई आपकी जेब से मैंने 100 रुपए निकाल के अपने पास रख दिए तो लॉस तो आपका हुआ, लेकिन ओवरऑल तो 100 रुपीज ही होंगे ना आपका। तो इस तरह देखिए, आप जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं बीटा डीके, रेडियो एक्टिविटी में। आगे बिल्कुल लास्ट में चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो उसमें क्या होता है, इस तरह से न्यूट्रॉन जो है ब्रेक होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में। न्यूट्रॉन प्लस एक और पार्टिकल निकलता है जिसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। इसको इग्नोर करिए, इसको इग्नोर करिए।
तो अगर इस बीटा डीको को हम देखें, आप मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, तो टूटने से पहले टोटल चार्ज कितना है बता सकते हैं? न्यूट्रॉन पे 0 कूलम चार्ज, ठीक है। और कितने चार्ज पार्टिकल है? हाउ मेनी चार्ज पार्टिकल? 0 चार्ज पार्टिकल, क्योंकि न्यूट्रॉन चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज पार्टिकल्स। अच्छा, जब बीटा डीके में न्यूट्रॉन टूट गया, ब्रेक हो गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, तो आप मुझे बता सकते हैं इधर कितना चार्ज है? प्लस ई, और इधर कितना? माइनस ई, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज इक्वल अपोजिट होता है। तो टोटल चार्ज कितना रहा? 0 कूलम। तो क्या चार्ज कंजर्व हुआ? पहले भी 0, बाद भी 0। यस सर। ठीक है। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने इधर? 1 2 है, 2 चार्ज पार्टिकल्स है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो अब मुझे बताओ, चार्ज तो कंजर्व है, क्या चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व है? नो सर। नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सर चार्ज हमेशा कंजर्व होगा, टोटल चार्ज, लेकिन चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व होना जरूरी नहीं है। कुछ रिएक्शंस हैं ऐसे जिसमें चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, इसी तरह इसका उल्टा भी होता है जिसमें वो खत्म भी हो जाते हैं। तो एक बात आप चाहे तो इसको नोट कर लें कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व नहीं होते। ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ आता है वो होता है कूलम्स लॉ। ठीक है, इस पे मजा आएगा आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस पे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। ये चार्ज कंजर्व है, लेकिन चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व नहीं होंगे। हाँ जी, आगे बढ़े। इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी। जो अगला इंपॉर्टेंट लॉ है वो कूलम्स लॉ। हाँ जी, नाम देखते ही वो फॉर्मूला याद आ गया होगा, बता है ना? वो क्या है फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही कुछ करके है। Q1 Q2 जी हाँ। देखिए, अब मैं कुछ स्पेशल बातें बता रहा हूँ। इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ आप तभी लगा सकते हैं, ये बात आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बनने वाली है, अगर चार्जेस पॉइंट साइज है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि चार्जेस स्टैटिक होने चाहिए। स्टैटिक का मतलब क्या होना चाहिए? रुका होना चाहिए, तभी कूलम्स लॉ वैलिड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 पॉइंट चार्ज Q1, 1 पॉइंट चार्ज Q2, देखिए ये छोटा फॉर्मूला बड़ा बनने वाला है। उनके बीच का डिस्टेंस हमने लिया, तो अगर लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो मान लेते हैं ये इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है, ये इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसको मैंने F21 मान लिया। अच्छा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने वेक्टर का सिंबल लगाया। लेकिन अभी हम ना सिर्फ उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, नंबर निकालेंगे। क्या बोलता है कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, ऐसा फॉर्मूला कहीं और देखा होगा आपने? जेई के स्टूडेंट से इतना छोटा सवाल करना तो एक तौहीन, एक अजीब सी बात है, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशन लॉ में देखा होगा ना, Gm1 M2 अपॉन R स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको बोलते हैं ना। अच्छा, ये ई एप्सिलॉन, ये जो लिखा ई की तरह एप्सिलॉन, ये क्या चीज है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका मतलब एक ऐसी क्वांटिटी आ रही है इस कूलम्स लॉ में जो मीडियम पे डिपेंड कर रही है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 2 चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा? दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ठीक है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग जो है फोर्स होगा। अगर आपने 2 चार्जेस को हवा में लिया, वैक्यूम में लिया और पानी में डाल दिया, फिर मिल्क में डाल दिया, डिस्टेंस सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, लेकिन फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मीडियम। ठीक है, उसी क्वांटिटी का नाम हमने क्या बोला? परमिटिविटी। अच्छा, यहां से आप एक चीज और देख रहे होंगे कि मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, फोर्स उतना कम होगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है। यस सर। ठीक, तो अब देखिए, जितना कम परमिटिविटी उतना ज्यादा फोर्स। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये कि वैक्यूम की परमिटिविटी जो है वो मिनिमम होती है, जिसको आप एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12, याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट। और जो कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स होते हैं ना, जैसे आयरन, उनकी परमिटिविटी मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा। कितनी होती? इनफाइनाइट होती है। तो अब यहां से आपको अंदाजा लग गया होगा कि सबसे ज्यादा फोर्स 2 चार्जेस के बीच में किस मीडियम में लगेगा? मैक्सिमम फोर्स वैक्यूम में। मैक्सिमम फोर्स, बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन आगे बेस बनेगा। तो बहुत बार हम ये लिखते हैं ना, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जब आप ये फॉर्मूला लिखते हैं ना एप्सिलॉन नॉट, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, और जो फोर्स हमें मिलेगा वो मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। और जब एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू रख देते हैं 8.85, तो ये वाला टर्म, ये नंबर कितना आता है?
किसी को याद है? 9 into 10⁹9। ओके, वेरी गुड, माशाल्लाह। 9 into 10⁹9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम कभी कभी K से भी लिख देते हैं ना, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला हमारे बेसिक बनने वाला है बहुत सारे क्वेश्चंस का, कूलम्स लॉ का। दिस इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ, अच्छा कोई दूसरा मीडियम दिया रहेगा तो हम परमिटिविटी की जो वैल्यू है उसको चेंज करेंगे और फोर्स की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, ओके ठीक। अब देखिए इस लॉ पे, कूलम्स लॉ बहुत बेसिक रहा, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है और उसके लिए वैलिड नहीं होगा। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम करेंगे हम इस पे और कूलम्स लॉ पे फिर आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए। बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, जरा इसको सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताइए। इसको सॉल्व करिए। कूलम्स लॉ पे बेस्ड है, नॉन कंडक्टिंग शेल है, डायमीटर दे रखा है, चार्ज दे रखा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए और चैट बॉक्स में या फिर बोल के आप मुझे इसका जवाब बताइए। कुछ नहीं है प्रॉब्लम में, कूलम्स लॉ पे बेस्ड है, जस्ट स्टार्टिंग के लिए। ओके अच्छा, आप क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट कर दिए होंगे, क्या इसमें पॉइंट चार्ज दिया हुआ है? नो सर। हाँ, तो क्योंकि एक तो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और लेकिन एक जो है स्फेयर दे रखा है, बड़ा सा कुछ साइज उसका दे रखा है ना, उसका डायमीटर दे रखा है। तो क्या इस क्वेश्चन में कूलम्स लॉ लगाया जा सकता है? क्योंकि मैंने बताया कूलम्स लॉ सिर्फ Q1 Q2 पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, तो इसमें सर कूलम्स लॉ। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज होगा तब लगेगा। ओके, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब कोई भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, जैसे स्फेयर के बजाय अगर हम क्यूब ले लें, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो उसको भी लगा सकते हैं। स्फेयर के बजाय क्यूब ले लिया तो नो सर। नहीं, बिल्कुल सही। तो ये आ गया होगा आपका आंसर। तो देखिए इसमें कंसेप्ट जो इन्वॉल्व है, के Q1 Q2 वैक्यूम दे रखा है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल कूलम्स लॉ तो वैलिड होता है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए ना, बहुत छोटी सी बात है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, 3 × 10⁹ है। तो इसमें आपने जब लगाया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इट वाज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपने एक कुछ स्फेयर ले लिया और इस पे चार्ज जो है ना वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म चार्ज स्फेयर है, याद रखिएगा। तो आप ना उस स्फेयर को मैथमेटिकली जब आप सॉल्व करेंगे, आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, आप इसको ज्यादा समझ सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि जैसे कि आप अगर इसको उसके सेंटर पे रख देंगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि वो चार्ज उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इट मीन्स हम एक सॉलिड या हॉलो जो भी हो, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर को उसके सेंटर पे रख सकते हैं, तो मैं लगा सकता हूं। लेकिन अगर यही मैं क्यूब दे दूं और क्यूब को मैं यूनिफॉर्मली चार्ज कर दूं, तो इस केस में ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको इसके सेंटर पर रख दें। इट इज नॉट पॉसिबल यार, ये कंडीशन इस पे वैलिड नहीं होगी। तो बस इतना बताना था कि अगर कोई सॉलिड बॉडी दिया हुआ है और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है तो उसको उसके सेंटर पे रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको इसके सेंटर पे नहीं रखा जा सकता, नॉट एट सेंटर। ये बात बस बताने की। मैथमेटिकली जब आप ड्राइव करेंगे तो कैन बी एट, इसको इसके सेंटर पे रखा जा सकता है, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ कंडीशन ये है कि वो स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्मली है तो उसके सेंटर पे रख सकते हैं। तो सिमिलरली आपने इस स्फीयर को जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल डायमीटर उसका दे रखा है, उस पर चार्ज दे रखा है 1.6 × 10⁻⁴, और इस अगला चार्ज है कितना 20 कूलम का, डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर है। तो आपने फोर्स की जो वैल्यू निकाल ली होगी सिंपली 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन 0.1 का स्क्वायर।
0.1 का स्क्वायर। तो आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, 288 इंटू 10⁻7 मिलेगा, जिसको आप 2.88 इंटू 10⁻7 लिखेंगे। बहुत सिंपल है, आप यू जस्ट सॉल्व इट इस लेवल पे, तो यू आर गोइंग टू गेट अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻9 ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये आज बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन दिया और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, वेक्टर में आप लोग कंफर्टेबल हैं क्या? वेक्टर्स में, वेक्टर में ठीक। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जस्ट सिंपल। एक पॉइंट पे दो फोर्सेज लग रही है, एक 10 न्यूटन का इधर और एक 10 न्यूटन का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूं बताओ नेट फोर्स कितना होगा और उसका एंगल कितना होगा। ऑन अ पॉइंट टू फोर्सेज F1 एंड F2 आर एक्टिंग एट दिस एंगल 90 डिग्री। नेट फोर्स कितना है और उसका एंगल कितना, रिजल्टेंट फोर्स कितना है। वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? सर 0 आएगा। जीरो? जीरो कैसे आ जाएगा? जीरो तो नहीं आना चाहिए भाई, जीरो कैसे आएगा? इक्वल अपोजिट 90 डिग्री पे है ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। याद आ रहा है कुछ? दो वेक्टर्स जब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? हाँ भाई, और लोग प्लीज। √a² + b²। हाँ जी बिल्कुल, वही फॉर्मूला कि जब दो वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है ना। तो यहाँ पे थीटा कितना 90 है, तो इसको रख के देखेंगे तो आपको फोर्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। यू जस्ट सॉल्व इट। तो वो यहां से आप फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 10² + 10² प्लस थीटा कितना 90 है तो cos 90 रखेंगे तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। 2 × 0 हो जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 × 10 का स्क्वायर। 10² बाहर आ गया तो 10√2 आ गया। ठीक, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया? 10√2 आ गया। अच्छा, ये रिजल्टेंट फोर्स का कुछ एंगल हो रहा होगा, वो एंगल कैसे निकालते हैं याद है? हाउ टू फाइंड द एंगल? फॉर्मूला उसका याद होना चाहिए कि ये रिजल्टेंट इसका कहीं बीच में आता है इस तरह से। यस सर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन से ये एंगल बीटा होता है। इस बीटा की वैल्यू कितनी आती है? देखिए, जेई के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए, tan बीटा कितना होता है। नीचे वाले को ए वेक्टर मानते हैं, ऊपर वाले को बी वेक्टर मानते हैं, तो हमें मिलता है क्या? b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, b ऊपर वाले को। और लेकिन आप यहां से देख सकते हैं कि आप यहां से तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये राइट ट्रायंगल बन रहा है तो राइट ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो क्या मैं यहाँ पे tan बीटा को बहुत सिंपली निकाल सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि राइट ट्रायंगल बन रहा है। हाँ, अगर कुछ और होगा तो अलग तरीके से निकालेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? ये कितना है? 10, और ये भी कितना है? 10। तो 10/10 कितना आ गया? 1, यानी एंगल कितना आ गया? 45। 5/4 45, बस सिंपल, यानी बीच से निकल जाएगा, 10√2 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से वेक्टर के एनालिसिस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर। तो आप इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक जरा क्वेश्चन करते हैं ना। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ध्यान से इसको करके मुझे आंसर बताइए, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी सब पे बेस्ड होंगे। कह रहे हैं एबीसी एक राइट ट्रायंगल है और ए पे 9 कूलम का चार्ज है, बी पे -q है और सी पे 16q है। तो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज -q। जो -q वाला चार्ज है ये, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? तो सी वाला बी पे कुछ फोर्स लगाएगा, ए वाला कुछ बी पे फोर्स लगाएगा। तो बी के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक सी की तरफ से और एक ए की तरफ से। रिजल्टेंट निकालना होगा दोनों फोर्सेस का। ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए, मैं हिंट देता हूं। तो ये बी पे माइनस है और सी पे प्लस है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा नीचे की तरफ, अट्रैक्ट करेगा। सर √2f आ जाएगा। कितना आ रहा है? √2f, मुझे कितना की फोर्स आएगी उसको √2 के साथ। √2 इंटू क्या कुछ नंबर KQ/r², a² कितना आ रहा होगा? ठीक है, अच्छा, अब ये F1 है तो ये माइनस ये प्लस एक फोर्स इधर लग रहा होगा, इसको F2 मान लिया। मतलब कि बी चार्ज पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक नीचे F1 की तरह और एक इधर के F2। देखिए, ये बेसिक है, इसके बाद
मैंने प्रीवियस ईयर जेई वगैरह क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं, वो आपके पास 2 फोर्सेज लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, आप अभी जैसे आपने निकाला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उससे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले F1 निकालता हूं मैं। F1 कितना होगा भाई, K वही 9 × 10⁹, Q1 यानी ये, Q2 16, तो Q × 16 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा देखिए, मैं माइनस साइन को हटा रहा हूं क्योंकि माइनस साइन उसका डायरेक्शन बता रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो मैं बस मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। तो अच्छा ये बताना, ये BC कितना होगा, अगर AC 5 है और ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये निकाल लोगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम 4A आ जाएगा, सिंपल 4A। तो 4A का स्क्वायर क्या मैं 16A स्क्वायर लिख सकता हूँ? Yes. 16 से सिंपल कितना आएगा, K Q × Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, एक आंसर आ गया। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला फोर्स निकालिए जरा, यहाँ पे F2 कितना आएगा, तो ये भी K Q माइनस हटाते हैं उसका नंबर के लिए, इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितना 3 है, 3 का स्क्वायर 9A स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल, ये भी मिल गया मुझे K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, बहुत सिंपली। तो मुझे अच्छा इत्तेफाक देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ गया, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और F2 पे भी कितना आ गया, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो रिजल्टेंट बता सकते हैं कितना आएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रिजल्टेंट, और थीटा दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री, खत्म हो जाएगा, AB cos थीटा, ये वाला टर्म हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। अच्छा दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या F मान लूं दोनों को, सिंपली आ जाएगा। F मान लेता हूं ना, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास 2F स्क्वायर, और बाहर F बाहर आ गया तो √2F आ गया, सिंपल √2F आंसर होगा। और F किसको माना मैंने, इसको K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को, F मैंने मान रखा है इसको K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को, तो F की जगह मैं रख दूं K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये आ गया द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने कराया ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे किसी फोर्स, एक पॉइंट पे फोर्सेज लग रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट निकालते हैं अट्रैक्टिव रिपल्सिव करके, ठीक है? ओके, अब इस पे बेस थोड़ा आगे के प्रॉब्लम्स करते हैं, चलिए देखते हैं रिजल्टेंट निकालना। देखिए तो एक्चुअली एक बात समझिए, जहां भी फोर्स का टर्म आएगा ना वहां पे वेक्टर आएगा, वेक्टर में अगर आप कंफर्टेबल है तो आप किसी भी लेवल का प्रॉब्लम कर सकते हैं, वरना आपको लगेगा यार मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं हो पा रहा, एक्चुअली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं वेक्टर में दिक्कत करता है, ठीक। अब ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए। 4 चार्जेस, सभी जवाब देंगे, मैं पूछूंगा किसी से, देखते हैं। अभी मेरी फर्स्ट क्लास है तो आप लोग मुझसे ज्यादा फेमिलियर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्लासेस लेंगे तो आप भी फेमिलियर हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे, तो आई होप द इंटरेक्शन विल बी मोर। हाँ जी, हमें क्या है उसका आंसर होगा, कह रहा 4 चार्जेस हैं, तो फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर, अगर हम यहाँ पे कोई चार्ज रखें बिल्कुल सेंटर पे, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में, किस दिशा में लगेगा। स्क्वायर है ये ना, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब चारों साइड बराबर, चारों डायगोनल बराबर, कुछ इस तरह से सोच के बताइए क्या होगा। कूलम्स लॉ लगाइए, 2 चार्जेस सेम चार्ज है तो रिपल्सिव, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव। आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कमेंट करके जरा बता दीजिएगा हमको, इतना थोड़ा सा क्लास को इंटरेक्टिव बनाइए। हाँ जी, ओके गुड, आई स्टार्टेड गेटिंग द आंसर बी सी, और कुछ डी, ओके 0 भी आ रहा है, ओके ठीक है, क्या 0 होगा क्या इसका ऑप्शन? चलो देखते हैं जरा क्या होगा। अगर हम मान लेते हैं कि सेंटर पे मैंने कुछ भी रख दिया, आई डोंट केयर व्हाट आई हैव केप्ट, क्या रखा फर्क नहीं पड़ता, तो ए और इस पे मान लेते हैं हमने कोई चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया,
प्लस मानो या माइनस मानो, प्लस मान लेते हैं ना, चलो प्लस ले लेते हैं। तो जब ये ए वाला चार्ज प्लस प्लस रिपेल करेगा और ये प्लस प्लस इसको रिपेल करेगा, क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे? क्योंकि यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है और स्क्वायर है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा। तो क्या ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे क्या? Yes, जी, sir. जीरो हो गया। अच्छा ठीक है, अब जरा इधर आना, डी पे आओ जरा, डी पे। अब डी वाला माइनस है, ये वाला क्या है? प्लस है, ठीक है। ये प्लस है, तो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, Attract. ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। और ये प्लस है, तो ये रिपेल करेगा नीचे की तरफ, डी की तरफ। यस सर। तो दोनों फोर्सेस एक ही दिशा में होंगे क्या? तो फाइनली जो मुझे फोर्स दिख रहा है वो क्या, वो मुझे इस डायरेक्शन में दिख रहा है क्या? ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको माइनस ले लेता हूं, मान लो बीच में मैंने चार्ज माइनस ले लिया, माइनस क्यू ले लिया, तो माइनस क्यू लोगे तो भी यही काम होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू इसको खींचेगा और ये वाला प्लस इसको खींचेगा, दोनों इक्वल अमाउंट से खींचेंगे, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस 2q है, ये प्लस 2q है, ये माइनस माइनस जो है ये वाला माइनस इस वाले माइनस को रिपेल करेगा बाहर की तरफ, और ये प्लस है और ये माइनस है, खींच लेगा। तो अल्टीमेटली ये फोर्स कैंसिल, मुझे मिलेगा किसके अलाउंग? कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? विच ऑप्शन? जो फोर्स आएगा वो अलाउंग द बीडी आएगा, चाहे वो डी की तरफ आएगा चाहे वो बी की तरफ आएगा, डिपेंड करता है चार्ज कैसा रखा गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? बी आ गया। ठीक है, ओके। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इसी तरह बेस्ड है, देखते हैं जरा। ठीक है, समझ में आगे बढ़े? ओके, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, देखिए ठीक है, एक बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है ये, जरा इसको करने की कोशिश करिए। कुलम्स लॉ और वेक्टर का कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है या मैं पढ़ूं? छोटा तो नहीं है? 5 point charges each of value q are placed on 5 vertices of regular hexagon. हेक्सागन मतलब 6 साइड वाला रेगुलर, साइड उसका l मीटर दिया हुआ है। What is the magnitude of force on a point charge of -q placed at the center? अगर 5 चार्जेस रखे गए हैं, एक कॉर्नर खाली है उसका, 5 वर्टिसेस पे रखा गया, तो छठा कॉर्नर खाली है। अगर हम सेंटर पे एक -q का चार्ज रखें तो क्या होगा? और उसका साइड दे रखा है l। अब मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप, काफी सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत सब पता होना चाहिए। रेगुलर हेक्सागन किसको बोलते हैं? रेगुलर मतलब वो जो जिसके सारे साइड बराबर हो। तो मैं मान लू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू 5 रखा है, और एक चार्ज मैंने ला के रख दिया है कहां पे? इसके सेंटर पे -q। तो कह रहा है कि इन पांचों की वजह से इस पे कितना चार्ज फोर्स लगेगा? इसका डिस्टेंस ऐसे l है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि इस कॉर्नर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? ये कितना होगा? ये कैलकुलेट कर लीजिए। रेगुलर हेक्सागन में टोटल एंगल, ये टोटल कितना होता है रेगुलर हेक्सागन में? 120, तो ये कितना मिला? 60। ठीक, देखो हेक्सागन में 120 डिग्री, ये मिला 60। तो अगर हम कैलकुलेट करें इस डिस्टेंस को, डायगोनल, पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करिए वरना मैं सॉल्व कराता हूं। कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को कैसे सॉल्व होगा? अच्छा, अगर 6 कॉर्नर पे रख दे हम, यहां पे भी एक रख दे प्लस क्यू, तो क्या आंसर आएगा? अगर यहां पे भी एक रख दो प्लस क्यू, तो क्या आंसर आएगा? 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आप 6 कॉर्नर पे रख देंगे, इफ यू आर गोइंग टू कीप
सब बराबर है तो ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर करेगा, ये इधर करेगा, ये इधर करेगा, और ये इधर करेगा, इधर करेगा, तो सब कैंसिल कर जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब आप जरा ये समझिए कि जो जो फोर्स पांचों चार्ज मिलके लगा रहे थे, अगर मैं इस चार्ज को हटा दूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर हम इस चार्ज को हटा दें तो नेट फोर्स क्या जीरो नहीं होगा, और जैसे ही रख दूंगा तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। इट मींस क्या ये बोल सकता हूं मैं कि जितना फोर्स ये वाला चार्ज लगाएगा वो इन पांचों फोर्स के बराबर होगा, अपोजिट। ठीक, क्योंकि जैसे इसको रखा मैंने, इसके रखते ही चार्ज फोर्स क्या होगा, जीरो। इट मींस जितना फोर्स ये सब मिल के लगा रहे थे उतना फोर्स ये अकेले लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तभी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, यस सर। ओके, तो हम ये, अगर हम ये मान लें कि इस पांचों को हटा के, इफ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस 5, इन पांचों को हटाकर मैं एक चार्ज यहां पे रख दूं, अगर यहाँ पे प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा किसी फोर्स से। ठीक, क्या ये जो फोर्स होगा, मान लेते जो भी, क्या ये इन पांचों के फोर्स के बराबर है, तभी तो कैंसिल होगा। यस सर। ठीक, तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि इनकी, इन पांचों की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इस ये अंदर की तरफ खींच रहा है, तो क्या मान लो कि इन पांचों की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है, खिंचाओ। ठीक, इट मींस इस सिंगल चार्ज की वजह से जो फोर्स है वही फोर्स इन पांचों को मिला के होगा, तो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अगर हम इस वाले फोर्स को, सिंगल वाले फोर्स को कैलकुलेट कर लें तो क्या हमें पांचों का नहीं मिल जाएगा। ओके, तो बस यही कंसेप्ट इसमें अप्लाई करना कि अगर हम ये मान लिए डिस्टेंस ए है, तो व्हाट इज द फोर्स हियर, एफ इज इक्वल टू के, मतलब 9×10⁹ Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये रहेगा फोर्स की वैल्यू। अब हमारे पास टारगेट है ए निकालना। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे मैंने लिखा, क्योंकि उसको रखते ही फोर्स जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स वो पांचों मिलके लगा रहे हैं, लेकिन अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। yes, sir. तो हमने ये देखा कि चलो तुम एक से निकाल लो, आप इस तरह से क्वेश्चंस कई सारे आप कर सकते हैं। अब ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, हमको ए निकालना है। तो देखिए ए की वैल्यू हम इस वाले ट्राइंगल को अगर उठा लें, ये वाला ट्राइंगल जो है एल आएगा, बिल्कुल से एल आएगा। तो ये मेरे पास ट्राइंगल अगर देखूं तो ये 60 डिग्री हो गया और ये L/2 होगा। तो अब इसको देखूं मैं, cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अगर इस वाले राइट ट्राइंगल में देखें, इसमें ये, तो बेस क्या है, L/2, और ये जो है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया इंटू ए। तो एक जगह आ गया L/2 इंटू cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो L/2 इंटू 1/2, सिंपल कितना आ गया, L आ गया। तो याद रखिएगा रेगुलर हेक्सागन का जो डायगोनल होता है वो भी L के बराबर होता है। एक रटने वाली चीज है, आप इसको याद कर लीजिए प्लीज, ताकि क्वेश्चन कभी और आए तो बहुत आसानी से आप कर लो। ठीक है, L होगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, KQ² ये आंसर। ठीक, तो कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम था। यस सर। ओके, ठीक है, चलिए वहां पे ये ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, मेरे जहन में आई बात। तो अभी आप लोग शुरू से वहां पे, मतलब बीच में लॉकडाउन आपके स्टेट में हटा था या नहीं? जैसे हमारे यूपी में तो बहुत दिनों तक ऑनलाइन चला, ऑफलाइन चला, ये तो स्टेट का मैटर रहता है। हट गया था? ठीक है। अब क्या, अभी क्या लगता है आपको, कब तक चलेगा ये मामला? अच्छा, क्या लगता है जेई मेंस कब हो सकता है, पहला वाला? देखिए कब होता है। खैर चलिए। अच्छा, आशु सर पिछली क्लास में एसएचएम पढ़ा रहे थे ना, एसएचएम, ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस में कराने जा रहा हूं जो कूलम्ब्स लॉ और एसएचएम पे बेस्ड है। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 जेई मेंस में, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया 1984 में जेई एडवांस में। पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो अब मुझे ये बताइए एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज एसएचएम? मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ ये एसएचएम है कि नहीं। आपके सामने मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं,
आप मुझे बताएंगे कौन सा इक्वेशन इसमें एसएचएम है? तो सेकंड। ओके, तो सेकंड और एक मिनट लिखने दीजिए, मुझे लिखने दीजिए, एक मिनट और। ठीक है, इनमें से कौन सा इक्वेशन एसएचएम है? सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ। फोर्थ। अच्छा, पहला नहीं है? यस सर। अच्छा, पहला कैसा मोशन है? एसएचएम है? अच्छा, कि ट्रांसलेशन है कि ऑसिलेशन है, क्या है? फर्स्ट वाला ऑसिलेशन। ऑसिलेशन है, ठीक है, मैं ऑसिलेशन है। और कोई बता सकता है? बहुत सारे लोग बैठे, एक ही लड़का। चैट बॉक्स में बता दो भाई फर्स्ट वाला क्या है, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है और बिल्कुल ताजा ताजा आपने अभी पढ़ा है। फर्स्ट वाला क्या है? मतलब ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा, क्योंकि ऑसिलेशन है, बिल्कुल। अच्छा, मी ऑसिलेशन है, एसएचएम नहीं है, क्योंकि पावर क्या है? 3 है ना, ऑसिलेशन है। ओके, दूसरा वाला क्या होगा? एसएचएम। पावर 1 है तो एसएचएम होगा। एसएचएम। और तीसरा वाला क्या है? तीसरा कोई भी नहीं। तीसरा तो मतलब ये कैसा ऑसिलेट करेगा या फिर ट्रांसलेट करेगा? सीधा भागता रहेगा? ट्रांसलेट। ट्रांसलेट करेगा ना, मतलब वापस नहीं आएगा, ट्रांसलेट करेगा। ओके, और व्हाट अबाउट दिस वन, फोर्थ वाला? एसएचएम। एसएचएम है। तो पहले दूसरे वाले में और चौथे वाले में कुछ फर्क नहीं दिख रहा आपको? माइनस का साइन आने। हाँ, तो ये बताए माइनस है इसमें, तो फोर्थ वाला क्या है? एसएचएम है कि नहीं है फोर्थ वाला? नो। नो सर। नो, क्यों नहीं है? नो सर। क्योंकि देखिए, चेक कर लीजिए ना, मैं देखिए इसमें ना फोर्स देखिए, हाँ माइनस नहीं, इसको मैं कैसे देखिए, x इक्वल टू 0 पे रखेंगे तो फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक, एसएचएम होने का मतलब क्या है? जब वो राइट हो तो फोर्स लेफ्ट हो, और लेफ्ट हो तो फोर्स किधर? राइट हो, यही तो मतलब है ऑसिलेट करने का। ठीक है, अब जरा इसमें देखो, हम राइट में जाओ, x इक्वल टू 1 मान लें, फोर्स की वैल्यू रखो जरा, 4 × 1 +4 आ गया। पॉजिटिव फोर्स है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। आगे जाएगा या पीछे आएगा? आगे जाएगा, इसका मतलब फोर्स किधर लग रहा है? आगे की तरफ। इट मींस जब आप आगे गए तो फोर्स पीछे लगने के बजाय आगे ही लग गया, तो इट इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, आगे चला जाएगा, ट्रांसलेट कर जाएगा। यस। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 2-3 क्वेश्चंस के लिए जो जेईई में पूछे गए। अच्छा चलो, x इक्वल टू -1 कुछ भी ले लो, तो फोर्स क्या क्या रखोगे? 4 × -1 -4, यानी फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई। नेगेटिव का मतलब पीछे लग रहा है, तो जब तुम पीछे गए तो फोर्स भी पीछे लग गया, तो वापस नहीं आएगा भैया, भाग जाएगा, ट्रांसलेट कर जाएगा। ओके, ठीक। लेकिन अगर जब तुम इस वाले में रखते थे, देखा होगा तुमने पहले भी, जब तुम फोर्स यहां पे क्या है 0, जब आप x इक्वल टू 1 में गए तो फोर्स है 4 × 1 -4, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है आपका ना। तो जब आप फोर्स आगे गए हो मीन से, तो फोर्स किधर लगा? लेफ्ट। और जब पीछे गए मान लो x इक्वल टू -1 पे, तो फोर्स की वैल्यू तुमने लिखा दी -4 × -1, जो कि +4 आ गया। प्लस मतलब आगे की तरफ। तो आप देख रहे हो कि राइट पे लेफ्ट, फोर्स लेफ्ट पे, तो ये बन गया ऑसिलेशन। और पावर 1 है तो क्या बनेगा? ऑसिलेशन, या जिसको हम एसएचएम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये वाला क्या है? एसएचएम नहीं ट्रांसलेट करेगा। तो कंक्लूजन क्या है कि एक तो माइनस साइन होना चाहिए, प्लस x की पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होना चाहिए, तो एसएचएम बनेगा। ठीक है? यस सर। ओके, अब आप जो है, आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये रहा। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है 1984 में, और इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं। अभी आपने ताजा ताजा एसएचएम पढ़ा है, देखिए अपने नॉलेज को अप्लाई करिए। ठीक, ये मैं स्लाइड दिखा देता हूं फिर से। यही क्वेश्चन है, प्लस नहीं माइनस होना चाहिए और x की पावर 1 होना चाहिए। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ट्राई टू इसको देखिए क्वेश्चन। कह रहा है 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस -q आर फिक्स्ड एट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे इक्वल नेगेटिव चार्जेस रख दिया, कहां पे? 0, -a और 0, +a, मतलब एक यहां पे और एक उसके नीचे y एक्सिस पे। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, तो ये हो गया 0, a, और ये वाला पॉइंट हो गया 0, -a। यहां पे भी चार्ज मैंने रखा है कितना? -q, और यहां पे भी रखा है मैंने -q चार्ज। A positive charge capital Q is released from rest at 2, a0, यानी यहाँ पे 2a, 0, यानी x एक्सिस से यहाँ पे कैपिटल Q का चार्ज मैंने छोड़ा है, रेस्ट पे था भैया, यानी रेस्ट पे था, यानी इनिशियली स्पीड 0 थी। इट वाज एट इनिशियली रेस्ट।
ठीक है, ओके। तो जब छोड़ेंगे तो क्या करेगा ये चार्ज, किधर भागेगा, क्या मोशन होगा इसका? नंबरिंग कर दें क्या चार्जेस की? यस सर। नंबरिंग कर देते हैं, आसानी से है ना। इसको 1 मान लेते हैं, ये वाला 1 मान लो, ये वाला 2 मान लो, ये वाला 3 मान लो। ओके, ये 1 आंसर मानसी शादू ने, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस द नेम रॉन्ग, मानसी शादू ने डी आंसर दिया है। ठीक है, एसएचएम। ठीक है, तो अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, क्या करेगा? ट्रैक करेगा अपनी तरफ। यस और ये माइनस, ये प्लस, ये भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 2 है, और ये कितना है? ये। तो क्या आप ये वाला फोर्स निकाल सकते हैं? यस ये सर। ये कितना हो, सॉरी, ये डिस्टेंस पाइथागोरस लगाएंगे तो √5 हो जाएगा क्या? जरा चेक करिएगा पाइथागोरस लगा के। यस सर। अंडर √5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, √a² + b², ये आ जाएगा √5 है। तो अगर मैं इस डायग्राम को बड़ा करूं तो इसके ऊपर 2 फोर्सेज लग रहे हैं ना, इस चार्ज पे। क्या ये दोनों थीटा बराबर होंगे? यस, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक है। तो अब इन फोर्सेस को अगर हम देखें तो ये इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? अच्छा, क्या इन दोनों फोर्सेस का वैल्यू बराबर होगा क्या? सॉल्व Yes, करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने से ऐसे ही बता देंगे आप बिना सॉल्व करे। क्या दोनों फोर्सेस की वैल्यू बराबर होगी? क्योंकि Yes, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। Yes, तो sir. रिजल्टेंट फोर्स क्या बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा? अगर Yes, sir. आप खुद Yes, बिल्कुल yes, लॉजिक sir. लगाओ ना, वेक्टर का एप्लीकेशन लगाओगे, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। ये आ जाएगा, मान लो इसको F1 वेक्टर मान लो, ये फोर्स 2, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट के हैं तो रिजल्टेंट जो है बिल्कुल बीचों बीच आता है वेक्टर एप्लीकेशन से। ये आ गया मेरा रिजल्टेंट फोर्स। तो ये इसको अलोंग द एक्स एक्सिस अंदर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो अब ये रहा आपके पास ना। अब जब यहां पहुंचेगा, मान लो खींच इस तरफ आ गया, तो फोर्स इधर लगना शुरू हो जाएगा, इधर लगना शुरू हो जाएगा, और रिजल्टेंट किधर आएगा? दोनों फोर्स बराबर होंगे, रिजल्टेंट इधर आ जाएगा क्या? ओके, Yes, तो अब जरा हिंट मिल गया, बताओ क्या हो रहा है? अगर SHM. एसएचएम हो रहा है कि ऑसिलेशन हो रहा है? देखो, इसका मतलब जब राइट है तो फोर्स लेफ्ट, लेफ्ट है तो फोर्स राइट, यानी एक बात तो कंफर्म हो गई कि सर ये ऑसिलेट करेगा, आगे Yes, पीछे जाता रहेगा। लेकिन सर ये एसएचएम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कैसे no, डिसाइड करोगे? क्योंकि एसएचएम बनेगा कि नहीं, no, कैसे पता आपका एसएचएम नहीं बनेगा? पहली इक्वेशन इस ऑसिलेशन तो डन हो गया, ठीक है, कि सर वो मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे दौड़ता रहेगा ऐसे ऐसे। लेकिन ये एसएचएम करेगा कि नहीं, ये कैसे पहचानेंगे? जब आगे है तो फोर्स पीछे, फोर्स और की वैल्यू उसका उसका क्या निकालेंगे? अब उसके लिए आपको ये देखने के लिए कि एसएचएम है कि नहीं, उसके लिए इक्वेशन पे जाना होगा, क्योंकि इक्वेशन ही आपको बताता है कि वो एसएचएम बनेगा कि नहीं। ठीक है, इक्वेशन बताएगा कि एसएचएम बनेगा कि नहीं। ओके, बात समझ रहे मेरी क्या? तो ऑसिलेशन है, एसएचएम होगा या नहीं होगा, हम इसको चेक करेंगे, चेक बाय इक्वेशन, कि फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग। तो ऐसा क्या आपको ये हिंट दिया गया था कुछ कि अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो एसएचएम होता है, और डिस्प्लेसमेंट लार्ज है तो एसएचएम नहीं होगा? जी, चलिए, तो इस क्वेश्चन को अभी यहीं पे होल्ड पे रखते हैं कि हमें चेक करना है कि सर ये एसएचएम बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके लिए हमको इक्वेशन निकालनी है। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे जेईई मेंस 2014 में, जिसमें वो इक्वेशन ही निकलवाया है। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? Yes, कहां पे sir. प्रॉब्लम कहां हो गई है? अब सर हमको ये तो समझ में आ गया, देखो भाई जेईई का क्वेश्चन टफ होता था, अब भी टफ होता है, कि ये तो समझ में आ गया कि ऑसिलेट करेगा, तो बी और सी तो गड़बड़ हो जाएंगे, बी तो नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता। लेकिन ए और डी में कंफ्यूजन है कि ए में भैया ऑसिलेट कह रहा है कि एसएचएम करेगा, मतलब, और कह रहा है ऑसिलेट करेगा, तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कहां से दूर होगा? उसका इक्वेशन लिख के। तो इक्वेशन लिखे, Yes, sir. ठीक है। अब इक्वेशन ना, इक्वेशन आपको ये वाला क्वेश्चन है, ठीक।
अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीचे वाला क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। There are two charges equal of are placed at x is equal to minus a and a on the x-axis. ठीक, ये ऐसा करते हैं, मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये वाला जो है ना, इसको ही मैं सॉल्व करता हूँ, अपने आप हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना दिया था माइनस क्यू, और ये कितना था माइनस क्यू, और ये चार्ज कितना है कैपिटल क्यू। हम ये मान लेते कि एक्स डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, एक्स पे। तो ये वाला फोर्स इधर है और ये वाला फोर्स इधर है, ये ए है। तो क्या इसकी वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा क्या? बोलो भाई। यस सर। ओके ठीक, ये थीटा है तो नीचे वाला भी थीटा होगा। यस ओके, क्या मैं इस फोर्स को रिजॉल्व कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा में? यस सर। ओके ठीक है, बहुत ये कॉमन प्रॉब्लम है थीटा थीटा। तो अगर हम ये बात करें तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ऊपर, जो कि क्या होगा, अगर ये एफ है तो एफ साइन थीटा आएगा, यस सर। और इसका नीचे आएगा एफ साइन थीटा, यस सर। क्योंकि और बेस के साथ क्या बनता है, cos थीटा। कॉस थीटा। तो एक कंपोनेंट इसका आएगा, एक कंपोनेंट इसका आएगा, दोनों एफ कॉस थीटा आएंगे क्या? एफ साइन थीटा कैंसिल। तो यानी कि जो नेट फोर्स आ रहा है अंदर की तरफ, उसकी वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 2f cos थीटा। ओके ठीक, अब मुझे ये बताओ f की वैल्यू क्या होगी। f क्या होता है, k q1 q2 अपन आर स्क्वायर, k q1 और q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस ये है क्या, यही तो आ रहे हैं, ये डिस्टेंस, यही तो डिस्टेंस है। यस अब सर। इसका डिस्टेंस का स्क्वायर करो, आर का स्क्वायर करोगे तो इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा। यस सर। अपॉन आर स्क्वायर करोगे तो डिस्टेंस खत्म, के क्यू क्यू अपॉन अंडर रूट खत्म कर दिया, ये आ गया, एफ की वैल्यू मिल गई। अब जरा इस ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से तुम कॉस थीटा की वैल्यू बता सकते हो मुझे? ये एक्स है, ये ए है, ये क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो इस ट्रायंगल से। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो जरा इसकी वैल्यू लिखो, 2f की जगह रखा मैंने के क्यू अपॉन अंडर रूट ये, और कॉस थीटा की जगह हमने रख दिया ये वाली वैल्यू। कंबाइन करो जरा। अच्छा, अंडर रूट को पावर 1/2 भी लिखा जाता है, यस ठीक है। सर। तो ऐसा करता हूँ, इसको पावर 1/2 लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ पावर 1/2। तो हमें मिल जाएगा 2k क्यू एक्स अपॉन, अब देखिए बेस सेम है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर भी पावर ऐड हो जाता है क्या, 3/2। तो यहाँ पावर 1, हाँ बिल्कुल, पावर 1 प्लस 1/2 कितना बन जाएगा, 3/2। ये रिजल्ट मेरे भाई याद कर लो, दिस इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर योर एग्जाम्स। बहुत बार पूछता है, रिंग वाले प्रॉब्लम में भी ऐसे ही होगा, ऐसे। तो जो फोर्स की वैल्यू है वो आ रही है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। यस सर। तो अब तुम इस इक्वेशन को देख के बताओ, क्या ये एसएचएम की इक्वेशन लग रही तुमको? नहीं लग रही ना, क्योंकि एसएचएम की इक्वेशन में कुछ इस तरह आना चाहिए, माइनस के एक्स पावर 1 आना चाहिए। यहाँ पे तो पता नहीं क्या खतरनाक सा आ रहा है। हाँ जी, अच्छा माइनस भी लगा सकता हूँ क्योंकि फोर्स लेफ्ट साइड में, तो मैंने माइनस लगा दिया बिकॉज लेफ्ट साइड में था। तो अब मुझे बताओ, ये स्लाइड क्लियर हुई आपको कि जो पिछला प्रॉब्लम था वो एसएचएम नहीं ऑसिलेशन था, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में उसकी इक्वेशन नहीं आ रही है। यस सर। ओके ठीक, इसको नोट कर लीजिए प्लीज, नोट हो जाए तो मुझे बताएं, मैं आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, आप सब लोग 12th क्लास में हैं या फिर कोई कुछ आगे पीछे भी है? सर 12th। ओके, तो आप लोग का तो मतलब 11th पूरा ऐसे ही चला गया, उसमें ऑनलाइन मोड में, फिर थोड़े दिन के लिए 12th खुला फिर चले गए। यस यस अच्छा, क्या कुछ कैसा फील करते हैं, मतलब क्या लगता है, लॉस साइड पे है या मजेदार साइड पे है, या क्या लगता है? बर्बाद। बर्बाद। बर्बाद साइड पे है। यस सर। और अभी क्या लग रहा है, जो अब ये जो होने वाला अभी जो लॉकडाउन लग रहा है और ऑनलाइन हो रही चीजें या जो भी,
तो एग्जाम वगैरह, अब इसमें क्या लगता है, लेकिन पता है एक 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 इंसान के अंदर होना चाहिए कि जो जैसे अब आप इसको ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना आप कंट्रोल कर सकते हो, है कि नहीं yes भाई। sir, तो अकलमंदी इसमें है कि जिस वक्त जो सोल्यूशन है उसको इस्तेमाल कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में पछताना पड़ेगा। तो शुरू शुरू में जब चीजें ऑफलाइन होना शुरू हुई ऑनलाइन, तो मैं भी एज अ टीचर मुझे मन नहीं करा पढ़ाने का, मैंने मना कर दिया अपनी कोचिंग में। मैंने सोचा यार अभी 1-2 महीने बाद तो ऑफलाइन हो ही जाएगा, छोड़ देंगे, तो मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया। लेकिन वो चीजें चलती गई, तो फिर मुझे मजबूरी में मैंने कहा नहीं भाई, अब जो है ऑनलाइन इज द फ्यूचर। हम ये मानते हैं कि कुछ होता है, लेकिन तो उस पर मैंने अपने आप को एडजस्ट किया, तो नाउ आई एम कंफर्टेबल। उसी तरह आपको भी, क्योंकि सोल्यूशन यही है, तो बी कंफर्टेबल एंड ट्राई टू गेट समथिंग। चलिए, नोट हो गया क्या? Yes. ओके, अब जरा ना, अब Yes. इसी पैटर्न पे मैं ये क्वेश्चन तुम याद कर लो और मुझे तुम फटाफट बताओ। ये क्वेश्चन देख लो ना, जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन ऊपर दिखाने जा रहा हूं मैं, इसका आंसर बताओ। कुछ उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, देखो जरा। इतना तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, जितना मैंने ये बताया, ये क्वेश्चन आपके जेईई के प्रॉब्लम है, इतना तो आपको लगाना पड़ेगा। पढ़िए क्वेश्चन, टाइप करिए, लगाइए दिमाग, और बीच में कोई हेल्प पूछना चाहो तो पूछो उससे। ओके, मुझे एक आंसर मिला है, एक और मिला है। जरा साइन का भी ध्यान देना आप लोग, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो ऑप्शन सिमिलर सिमिलर टाइप के, एक वाई है दूसरा माइनस वाई है, ठीक है? तो ध्यान देना उसमें तुम, कि आप पता चला सब कुछ सॉल्व करके भी गलत ले गए। और मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग गड़बड़ा रहे हैं यहाँ पे। एक ओके, अनिकेत ने सही दिया है आंसर, और कौन दिया है? और ऊपर एक आंसर वैशाली, बाकी लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। अंशिता जरा चेक करना अपना आंसर, बिल्कुल सेम। अच्छा ये बताइए, प्रॉब्लम बिल्कुल सेम पैटर्न पे, वो जेई वाला जो 84 वाला? Yes, sir. ठीक है, अब बस एक्स को वाई बना दिया है क्या? Yes, अब sir. इसमें हमने उसमें चार्ज एक्स पे रखा था, इसने इसको रख दिया कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे, ए और माइनस ए पे। अब बिल्कुल उसी पैटर्न पे अगर हम रखेंगे, इसको यहाँ पे रखा है इसने, एक्स इक्वल टू माइनस ए, और ये एक्स इक्वल टू प्लस ए, ये वाई एक्सिस है। और उसने चार्ज को कुछ वैल्यू है क्यू नॉट, इसकी वैल्यू क्यू नॉट इक्वल टू क्यू, कहाँ पे? क्यू चार्ज यहाँ रखा है, और क्यू चार्ज यहाँ रखा है, क्यू चार्ज यहाँ रखा है, ठीक है? इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, a particle of mass m and charge is placed at the origin if the charge is given। अब ये जो है क्यू नॉट है ना। अच्छा यहाँ पे देखो मेरे भाई, सब चार्जेस प्लस साइन के हैं, उसमें उसमें अलग था। इन दैट प्रॉब्लम वन वाज प्लस एंड अदर वाज माइनस, तो अट्रैक्टिव फोर्स आ गया था, अंदर खींच रहा था, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसमें प्लस से कह रहा है कि इसको अगर मैं थोड़ा सा वाई की तरफ डिस्प्लेस कर दूं तो क्या होगा उसका फोर्स। तो जब वाई की तरफ ऊपर ले गए तो ये इसको बाहर की तरफ धक्का देगा, और ये इसको बाहर की तरफ धक्का देगा। क्या ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू बराबर होगी? yes sir, तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा, yes ठीक? sir, तो एकदम सेम पिछला वाला प्रॉब्लम है, जो पिछले वाले प्रॉब्लम में ऐसे था, उसमें अंदर आया था, इसमें बाहर आ गया। तो इसकी वैल्यू अगर मैच करें तो के Q1 Q2 एक्स की जगह वाई अपॉन, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, यहाँ क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा बोलो, इसमें प्लस साइन लगाऊं या माइनस साइन? क्योंकि पिछले वाले में तो मैंने माइनस लगा दिया था, क्योंकि अंदर की तरफ था, है ना, अंदर की तरफ प्लस था।
जी, इसमें क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा। अच्छा ये बताओ ये कैसा मोशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा, एसएचएम करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, क्या करेगा? सॉरी गलती से माइनस लग गया, प्लस। ये कैसा मोशन करेगा? जब इस चार्ज को ऊपर ले जाके छोड़ूंगा तो ये ऑसिलेट करेगा, मीन के अबाउट ट्रांसलेट करेगा, ऊपर भाग जाएगा, क्या करेगा ये? व्हाट इट इज गोइंग टू डू? जी क्या करेगा ये? क्या लग रहा है? देखिए अगर चार्ज ऊपर लेके फोर्स ऊपर लगा तो ऊपर ही चला जाएगा, ठीक। और इसी तरह नीचे लाएंगे तो इधर फोर्स इसका और इधर फोर्स इसका, तो नेट फोर्स जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, तो वो नीचे ही भाग जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो Yes, ये क्या, sir. इट इज गोइंग टू बी अ ट्रांसलेशन, इट इज नॉट ऑसिलेशन। अच्छा लेकिन अब इसमें एक ये तो इक्वेशन आ गई फोर्स की। अब ये कह रहा है कि कंडीशन दे रहा है क्या कि y जो है बहुत छोटा है a से, तो क्या मैं अगर y बहुत छोटा है तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली ए स्क्वायर लिख सकता हूं? भाई एक बहुत बड़े नंबर में y इज मच मच स्मॉल देन है, ये कंडीशन याद रखिएगा। तो ये क्या मैं 1,00,000 में 1 रुपए जोड़ूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही लाख रहेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास F इक्वल टू के Q1 Q2 y अपॉन ए स्क्वायर का पावर 3/2 जो कि a क्यूब बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? देखिए के को इसमें सब चीजें कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा ये नंबर क्या है? कांस्टेंट। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू वाई आएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ओके, ए करेक्ट आंसर आ गया। अच्छा मैं अगर इस क्वेश्चन में पूछूं, देखिए इसको नोट कर लीजिए जरा। अगर मैं इस Q को यहां पे मैं इसको माइनस Q नॉट कर दूं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन लगाएंगे? इट इज एन ट्रांसलेटरी मोशन, इट इज एन एसएचएम, इट इज एन ऑसिलेशन, क्या आंसर लगाएंगे? अगर हम इस Q को माइनस Q नॉट कर देते हैं तो व्हाट विल बी योर आंसर? अगर हम पूछे वो जो पार्टिकल है उसका मोशन क्या होगा? एसएचएम होगा, ऑसिलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा? SHM. एसएचएम होगा। Incubation. यस यस, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन आई है तो यहाँ जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा क्या? वो Yes, कुछ sir. यहाँ पे कुछ नंबर और ये माइनस, तो ये क्या बन गया? एसएचएम, यानी एसएचएम होगा। लेकिन अगर हम ये वाला कंडीशन मिटा दे तब तो क्या क्या रहेगा? तब वो क्या रहेगा? एसएचएम रहेगा कि ऑसिलेशन रहेगा? Oscillation. Oscillation. ऑसिलेशन, क्योंकि बिल्कुल सही, क्योंकि तब मेरा इक्वेशन ये रहेगा माइनस के क्यू नॉट वाई अपॉन, सॉरी माइनस हट जाएगा, हम माइनस तो रहेगा, माइनस रहेगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको तुम ए स्क्वायर नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो कंडीशन हटा दी गई है, वाई और ए बड़ा छोटा नहीं है, तो ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं है, ऑसिलेशन की इक्वेशन होगी। तो ये रहा पूरा कंसेप्ट कि किस कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑसिलेशन है कि एसएचएम है, इक्वेशन पे देखेंगे। ओके Yes, sir. तो अब अगर हम इसको समराइज करें तो देखिए कंडीशन ये रहा मेरे पास के Q1 Q2 अपॉन, अगर ये वाला इक्वेशन जब आपको मिलता है माइनस के साथ, तो माइनस के साथ तो ये क्या बन गया? ऑसिलेशन बन गया, ठीक है। और इसी में हमने अगर ये कंडीशन पुट कर दी एक्स या वाई जो है, अगर हमने ये वाली कंडीशन पुट कर दी कि x इज मच मच स्मॉल देन a, तो यही इक्वेशन बन जाएगा f इक्वल टू माइनस के, थोड़ा नोट करते रहिएगा, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स, जो कि कांस्टेंट होके बन जाएगा माइनस के Q1 Q2 x अपॉन ए क्यूब। और ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी अ एसएचएम। तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी लैंग्वेज में ना बोल देगा कि इट इज डिस्प्लेस स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो भी क्या कहलाएगा? एसएचएम कहलाएगा। और अगर यहां पे प्लस का साइन है तो भैया ये क्या करेगा? ट्रांसलेट कर जाएगा, जिधर भेजोगे उधर ही चला जाएगा। ये रहा कंक्लूजन, ठीक है।
ओके, समझ में आई क्या बात? यस सर। ओके, अगला टॉपिक, हमारे पास 5-7 मिनट बचे हैं और फुजैल सर से और राहुल सर से एक मीटिंग भी है 8:30 पे। और अगले टॉपिक मैं क्वेश्चन से ही कराऊंगा आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं आप? जरा इसको नोट करते रहे और मुझसे बात करते रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो क्या? यस सर। क्या होता है बताना जरा, कमेंट बॉक्स में बताओ, चाहे चैट बॉक्स में। जब नेट फोर्स किसी सिस्टम पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, जीरो। तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी इसी तरह बोलेगा चार्ज इन इक्विलिब्रियम, तो मतलब क्या है, नेट फोर्स क्या कर देना है, 0 कर देना है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करते हैं इक्विलिब्रियम पे, फिर चलते हैं ना, बिकॉज टाइम कम है। चले आगे। यस सर। ओके चलिए, आइए देखते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए। नीट का एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ना, ताकि एक छोटा सा प्रॉब्लम नीट का। चलिए देखिए, इसको प्रॉब्लम को करिए, सॉल्व करिए। ये वाला प्रॉब्लम कराएं या फिर एक प्रॉब्लम है हमारे पास, ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको करते हैं ना, ये है हमारा जेईई मेंस 2019 का, इसको करते हैं। इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन जेईई 19 में, जेईई मेंस का प्रॉब्लम है। इसको करते हैं, फिर जेईई एडवांस का भी एक आध प्रॉब्लम देखेंगे। लैंग्वेज पढ़िए और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम का मतलब वही हुआ जो कह रहा है कि नेट फोर्स 0 होना मतलब इक्विलिब्रियम ही होता है। ओके, वेरी गुड। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और कौन सा आंसर आ रहा है? ठीक है, ओके गुड। तो कह रहा है 3 चार्जेस है, प्लस क्यू क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस d/2 d फ्रॉम द ओरिजिन, और हमें जो है नेट फोर्स एक्सप्लेन बाय प्लस क्यू एट द x इक्वल टू 0। तो ये रहा। देखिए, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करेंगे। आज तो थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्टरी टाइप का था। x इक्वल टू 0 पे हमने चार्ज रखा है, x इक्वल टू 0 पे एक मैंने रखा है d/2 पे, कितना है, प्लस क्यू है ये, और ये q है d/2 पे, और अगला d पे है कितना, q प्लस q, ये डिस्टेंस d है। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द करेक्ट आंसर। अब कह रहा है कि इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस q इज 0, यानी इस पे नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0, तो क्या होना चाहिए q की वैल्यू। तो अगर हम देखें, ये प्लस q सेम चार्ज रिपेल कर रहा होगा इसको, और ये प्लस क्यू और स्मॉल क्यू, फोर्स कैंसिल करने के लिए जो फोर्स लगना चाहिए वो अंदर की तरफ लगना चाहिए। ओके, सिंपल सी बात है, अंदर की तरफ लगना चाहिए, तभी फोर्स कैंसिल होगा। तो इट मींस ये जो प्लस क्यू, ये बीच वाला चार्ज है, इट मस्ट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो कैंसिल हो करेगा। तो यानी प्लस वाले दोनों ऑप्शन गायब हो गए, दोनों। हमें ये पता चल गया कि पहला नेगेटिव होगा। अब वैल्यू निकाल लो, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो इसको, इस वाले की वैल्यू, इसको F1 मान लेते, इसको F2 मान लेते। ओके, व्हाट इज F1? के क्यू, और ये कैपिटल क्यू दूसरा वाला, और कैपिटल, दोनों कैपिटल क्यू के बीच का डिस्टेंस d है, कैपिटल d है ना, क्योंकि एक 0 पे है, d/2 पे, और फिर d पे है। और F2 कितना हो गया, के क्यू, फिर स्मॉल क्यू, मैं साइन को हटा रहा हूं, बस नंबर ले रहा हूं, और डिस्टेंस कितना है, d/2 का स्क्वायर। तो d/2 का स्क्वायर करेंगे तो d² by 4।
k से k गया, एक q से एक q गया, d स्क्वायर से d स्क्वायर गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास 4q, ऊपर जाएगा इक्वल टू q, तो q की वैल्यू आ गई कैपिटल Q/4, तो वैल्यू है कैपिटल Q/4। अब दो ऑप्शन है, हमें पता चल गया माइनस होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो -q/4 इज द करेक्ट आंसर। इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, टाइम हो गया है, आप इसको देख लीजिए, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसको कल डिस्कस करेंगे इसके आगे। तो कल हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस और, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड इक्विलिब्रियम पे और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कल से स्टार्ट करेंगे। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट आज के लेक्चर में बचा है तो उसको फ्री होके पूछ सकते हैं। हमारे बारे में कुछ पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं, कुछ कहना चाहे वो भी कह सकते हैं। यस, एनीथिंग टू से? सर आप कहाँ से हो? मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, यूपी में एक जगह है अलीगढ़। मैंने अपनी पढ़ाई भी यहीं से की थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और फिर बीच में मैंने आप जैसे बताया कहीं और गया था, फिर मैं गुड़गांव में भी रहा हूँ, दिल्ली में भी रहा हूँ, कुछ वक्त मुंबई में भी, बीच में 4-5 सालों में अलग अलग शहरों में। 1 साल मैंने दूसरी जॉब की है, बाकी मैंने टीचिंग ही की है। अलीगढ़ का नाम सुना है? यूपी में स्टेट है, यूपी वेस्ट में, इधर मुरादाबाद मतलब। ठीक है, धीरे धीरे हम सबके बीच में एक जान पहचान बढ़ती रहेगी। ओके, आप कोई भी अपने डाउट्स वगैरह, अच्छा आप डाउट्स वगैरह कैसे पूछते हैं? व्हाट्सएप पे क्या? अभी मैं नया हूँ सिस्टम में, कि कोई एक तो किसी कैसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं, कैसे पूछते हैं आपके जो डाउट सेशंस वगैरह होते हैं? सर एक लिंक शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पे। अच्छा, उस पे आपके डाउट्स रहते हैं। अच्छा, टीचर से इंडिविजुअली नहीं पूछते आप? यस सर। ओके, ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, ओके, ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। काफी रात हो गई है। आई होप यू एंजॉयड एंड यू लर्न। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप इन टॉपिक्स को पढ़ के आइएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड बाय। ओके, गुड नाइट।